सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ड्रोन्स। हो सकता है ड्रोन का सुनकर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि आज का शो तो वाकई धमाकेदार होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम ड्रोन्स को देखेंगे एक नए एंगल से, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि ड्रोन हथियार है ही नहीं। ये तो असल में हर ऐसी मशीन का नाम है जिसे उड़ाने के लिए उसमें पायलट को बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया जाता है। इसीलिए इनका असली नाम है अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या व्हीकल्स। ड्रोन तो बस इनका पेट नेम है। अब इस सिस्टम पे बारूद लगाया जाए, कैमरा या पार्सल, ये इसे उड़ाने वाले की मर्जी है। और ड्रोन्स अब फौजों की मिल्कियत नहीं रहे, बल्कि ये अब आम शहरियों के हाथों में भी आ चुके हैं। तो आज सबसे पहले मिलेंगे कुछ नौजवानों से जिनका रोजगार जुड़ा है ड्रोन से। फिर देखेंगे कि मार्केट में इन दिनों शहरियों के लिए किस किस्म के ड्रोन्स दस्तयाब हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में ड्रोन उड़ाने वालों को किस किस्म के कायदे कानून का ख्याल रखना पड़ता है। अमेरिका में इन दिनों ड्रोन्स को ऐसे बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें करना इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मसलन किसी इलाके में बिजली चली गई है, क्यों गई है ये पता लगाने के लिए पहले किसी को खंबे पर चढ़ाना पड़ता है। अब इस काम में खतरा भी मोल लेना पड़ता है और वक्त भी लगता है। इसके बजाय ड्रोन उड़ाकर कुछ ही देर में ये पता लगाया जा सकता है कि मसला क्या है, क्योंकि ड्रोन नीचे खड़े ऑपरेटर को तारे कई मुख्तलिफ जावियों से दिखा सकता है। इसी तरह अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अब हाथियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाथी दरअसल इनकी आवाज से डरते हैं। उन्हें लगता है कि भीड़ों का गौल उन पर हमला करने लगा है और वो सब भागने लगते हैं। इसके अलावा ड्रोन्स हाथियों के गैर कानूनी शिकारियों पर नजर रखने का भी आसान तरीका है। अमेरिका में अब ज़राअत, तवानाई, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के शोबों में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत मकबूल हो रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ड्रोन पर कैमरा लगाकर उसके जरिए दूर दूर तक देखना बहुत आसान हो चुका है। तो अब आपको मिलवाती हूँ दो ऐसे नौजवानों से जिन्होंने रिमोट कंट्रोल खिलौनों से खेलने के अपने शौक को फोटोग्राफी के अपने पैशन के साथ ड्रोन्स के जरिए किया है कंबाइन और बनाया है अपने लिए एक मुनाफाबख्श कारोबार। ये है स्काई कैम प्रोडक्शंस की छोटी सी टीम जो ड्रोन्स के जरिए सिर्फ चंद $100 में ही ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाती है जिनके लिए कभी हेलीकॉप्टर्स और हजारों डॉलर्स की जरूरत होती थी। स्काई और रॉस ने 2013 में तब ड्रोन फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया था जब लोग ये काम सिर्फ शौक की खातिर या तजर्बे के तौर पर कर रहे थे। खुद इन्होंने भी इस काम के लिए कहीं से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल नहीं की। बचपन में मुझे रिमोट कंट्रोल खिलौने बहुत पसंद थे। उन्हें चलाना आज के ड्रोन चलाने से ज्यादा मुश्किल था। जरा तेज हवा चलती तो वो दूर जाकर गिर जाते थे। ड्रोन को कंट्रोल करना मैंने वहीं से सीखा। मैं एक पेशेवर ड्रोन पायलट के साथ असिस्टेंट फोटोग्राफर के तौर पर काम कर चुकी हूँ और ये काम मैंने वहीं सीखा। Take the drone out. सबसे पहले हम ड्रोन को निकाल कर खड़ा करते हैं, फिर इस पर कैमरा लगाते हैं, इसके साथ पर जोड़ते हैं, कैमरे के लेंस से ढक्कन उतारते हैं, फिर ड्रोन को कैलिब्रेट करते हैं। इसके लिए इसे उठाकर आपको घूमना पड़ता है। इस तरह इसके अंदर लगे कंपास को पता चलता है कि शुमाल और जनूब और दीगर सिमतें किस जानिब हैं। When we first started, every time we were out shooting, जब हमने ये काम शुरू किया था तो अक्सर लोग हमसे ये पूछते थे कि क्या आपके ड्रोन पर बंदूकें लगी हुई हैं? अब शुक्र है लोग पूछते हैं कि आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल से किसी ने बंदूकों के बारे में नहीं पूछा। in at least a year. क्योंकि अब तस्वीर लेने और वीडियोस बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी आम हो गया है। इसकी वजह है ड्रोन्स की कीमतों में कमी और उनके साथ इस्तेमाल होने वाले कैमरों की क्वालिटी में इजाफा। Since drones are so easily available, ड्रोन्स तो अब बासानी मिल जाते हैं, तो इस शोबे में मुकाबला कितना सख्त हो गया है। I would say the market is flooded right now. मार्केट नए पायलटों से भरी हुई है जिन्हें ड्रोन चलाने का शौक है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि वो तजुर्बाकार हैं भी या नहीं। They're experienced and that they're safe. do you get competition from people? क्या आपको ऐसे लोगों का भी सामना होता है जो कहते हैं कि हम अपने किसी दोस्त से ये काम सस्ते में करा लेंगे? एक दो मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन फिर उन लोगों को काम की क्वालिटी से मायूसी ही हुई, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करती।
میں دوسرے پائلٹس کے کام کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ وہ کیسی تصویریں لیتے ہیں, کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں. میں ڈرون گرنے کی ویڈیوز بھی بہت دیکھتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کریش سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ میں ڈرون نہ ہی اڑاؤں, لیکن اسکائی کا خیال ہے کہ کیمرہ تو میں چلا ہی لوں گی. Ready for liftoff? I guess so. All right, let's do it. Okay. Going up. Okay. So should I look at the drone or should I look at the screen? You'll be looking at the screen. Okay. So now that he's lifted the landing, اب جبکہ یہ اڑ رہا ہے تو آپ کو کیمرہ اوپر کرنے کے لیے اسٹک کو نیچے اور کیمرہ نیچے کرنے کے لیے اسٹک کو اوپر کرنا ہوگا. to go up, Okay. So and then this to go left and right. okay. So now. Okay. So my goal is to stay on us. میری کوشش ہے کہ ڈرون کیمرہ ہم پر رہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ میں یہ کتنا اچھا یا خراب چلا رہی ہوں. بہتر یہ ہے آپ اسٹک کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہلائیں. Okay. اوف, میں بالکل اس کا الٹ کر رہی ہوں. میں جیسے جیسے ڈرون اوپر لے جا رہا ہوں آپ کیمرے کا اینگل اس کے مطابق بدلیں. Okay. راس کو ڈرون تیز اڑانا I پسند can ہے. see. ہاں, میں دیکھ رہی ہوں. Come back in here. Okay. And then to go left or right. Okay. It's on us. اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا ہے کہ اچھی ڈرون فوٹوگرافی کے لیے صرف آلات کے درمیان ہی نہیں, پائلٹ اور فوٹوگرافر کے درمیان بھی مسلسل رابطہ کافی اہم ہوتا ہے. When we started flying, جب ہم نے 2 کنٹرولرز کے ساتھ ڈرونز اڑانا شروع کیے تو ہمیں احساس ہوا کہ دونوں لوگوں کے درمیان رابطہ کتنا ضروری ہے. اگر میں ڈرون کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں تو مجھے اسکائی کو بتانا پڑتا ہے کہ اب یہ ہونے لگا ہے, اور اگر تم نے کیمرہ نہ ہلایا تو وہ اوپر جاتا رہے گا. I'll look at it on like a Google Street. کسی بھی پروجیکٹ کو لینے سے پہلے میں انٹرنیٹ پر اس علاقے کا نقشہ دیکھتا ہوں تاکہ تصویر کے لیے اچھے اینگل سوچ سکوں. اسکائی اور میں مل کر کام کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک ہی شاٹ 5-10 مرتبہ بنانی پڑتی ہے تاکہ اچھی لگے. Smooth, cool shot. Everything's in frame. اگرچہ ڈرونز کا استعمال فوٹوگرافی کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے, پھر بھی کچھ حدیں ایسی ہیں جنہیں ڈرون فوٹوگرافرز اب بھی پار نہیں کر سکتے. Most importantly, our safety. You can't fly over big crowds. حفاظت کا خیال رکھنا سب سے اہم ہے. آپ لوگوں کے ہجوم پر ڈرون نہیں اڑا سکتے کیونکہ اگر وہ گر گیا تو نیچے کسی کو بہت بری چوٹ لگ سکتی ہے. بعض کنجان آباد علاقوں میں کانکریٹ بھی ڈرون کے GPS نظام میں خلل ڈال سکتی ہے. That can interfere with the GPS. The physical limitations. امریکہ میں آپ ڈرون کو 400 فٹ سے اوپر نہیں اڑا سکتے کیونکہ وہاں سے ہوائی جہازوں کی پرواز کا دائرہ شروع ہوتا ہے. اور نئے ڈرونز تو اپنی حدیں خود بھی جانتے ہیں. They have the built-in GPS. So نئے ڈرونز میں GPS کا نظام موجود ہے جس کے سہارے وہ محفوظ پرواز یقینی بناتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ڈرون اڑانا ممنوع ہے اور ڈرون کو GPS کے ڈیٹا کے ذریعے یہ معلوم ہے. اس لیے میں چاہوں بھی تو واشنگٹن میں ڈرون کی موٹر تک سٹارٹ نہیں ہوگی. اس طرح کسی بھی ہوائی اڈے کے ارد گرد 5 میل کے دائرے میں بھی ڈرون چلے گا ہی نہیں. the motors would not start either. اسکائی کہتی ہیں کہ پروفیشنل سطح پر ڈرون فوٹوگرافی کا بزنس کامیابی سے چلانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ مسلسل نئی ٹیکنالوجی اور اس سے منسلک قواعد و ضوابط کے بارے میں سیکھتے رہیں. مگر راس کی رائے میں ان کا سب سے بڑا چیلنج کچھ اور ہی ہے. The biggest one is سب سے بڑا چیلنج ہے درختوں سے بچنا. یہاں درخت بہت زیادہ ہیں. بس اسی لیے شاید مجھے بھی ڈرون فوٹوگرافی ٹرائی کرنے کے بجائے فی الحال صرف ڈرون سے لی گئی تصویریں ہی دیکھنی چاہیے. آپ لے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان دنوں امریکہ میں کس قسم کے ڈرونز دستیاب ہیں. ویلکم بیک. عام امریکیوں میں ڈرونز کا مختلف مقاصد کے لیے استعمال کتنا مقبول ہو چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کنزیومر الیکٹرانکس ایسوسی ایشن نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ سال 2015 میں ڈرون انڈسٹری نے $200 بلین سے زیادہ کا بزنس کیا ہے. اور اس میں صرف ڈرون بنانے والی کمپنیز ہی شامل نہیں بلکہ ان کے لیے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ڈیزائن کرنے والے بزنسز بھی شامل ہیں. اس انڈسٹری کی ترقی اور اس میں ملازمتوں کے بڑھتے ہوئے امکان کو دیکھتے ہوئے امریکہ میں اب کچھ کالجز میں ڈرونز پر ڈگری بھی متعارف کرائی گئی ہے. تو ان دنوں امریکہ میں کس قسم کے ڈرونز دستیاب ہیں, یہ کن کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں امان اظہر کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی کی ڈرون ایکسپو پر.
जंग के मैदानों से वाशिंगटन डीसी में सजे इंस्टॉल्स तक, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब खबरों और तबसरों तक ही महदूद नहीं। इस हकीकत का एहसास हाल ही में डीसी में मुनक्किदा ड्रोन एक्सपो को देखकर और भी ज्यादा हुआ, जहां मुख्तलिफ कंपनियां मुनफरिद इक़साम के ड्रोन से लैस होकर मैदान में उतरी। इस 2 रोज़ा ड्रोन एक्सपो में लोगों की खासी गहमा गहमी देखने को मिली और हाजरीन स्टॉलों पर सजे और हवा में उड़ते ड्रोन से महजूज होते नजर आए। कार्मेल इस एक्सपो के मुंतजिमीन में से हैं। मैंने उनसे एक्सपो के मकासद के बारे में पूछा। आजकल हर कोई वीडियो का इस्तेमाल जानता है और हम यहाँ ड्रोन समेत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं ताकि लोग जान सकें कि किस किस्म के वसाइल मार्केट में दस्तयाब हैं। और इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कॉन्फ्रेंस भी इस एक्सपो का हिस्सा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एरिक श्वार्ट्ज के साथ, जो कि ड्रोन एक्सपर्ट हैं, और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ किस किस तरह के ड्रोन्स यहाँ मौजूद हैं इस एक्सपो में। एरिक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ किन इक़साम के ड्रोन्स मौजूद हैं? जरूर, इस लाइन में DJI कंपनी के ड्रोन्स हैं और आप सस्ते से निस्बतन महंगे मॉडल देख सकते हैं। इन मॉडल्स में बुनियादी फर्क कैमरे की क्वालिटी और बेहतर पोजीशनिंग सिस्टम है। यहाँ हमारे सामने X+1 मॉडल है और इसकी खूबी ये है कि ये आसमान की जानिब सीधी परवाज कर सकता है और 60 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये बहुत कमाल बात है। इसके बाद हमारे सामने जो मॉडल है वो पेशा वराना इस्तेमाल के लिए है। ये उन ड्रोन से निस्बतन बेहतर है जो हमने पहले देखे हैं और ये कुछ महंगा भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ड्रोन 30 मिनट तक फिजा में उड़ सकता है, जो जबरदस्त सलाहियत है। इसके बाद यूनिक कंपनी के बने ड्रोन्स हैं। ये टाइफून है और इसमें 4K कैमरा लगा है। वैसे तो ये उन मॉडल्स जैसा ही है जैसे हमने शुरू में देखे थे, लेकिन इसकी मुनफरिद बात यह है कि इसका कैमरा उतार कर आप अपने हाथ में पकड़े कंट्रोल में लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल नया टोर्नेडो H920 है और ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पेशा वराना इस्तेमाल का कैमरा लगा है। इसमें इजाफी बैटरी भी मौजूद है और ये 40 मिनट तक परवाज कर सकता है। और एक और दिलचस्प अमर तेजी से मकबूल होती स्पोर्ट रेसिंग है। ये एक बिल्कुल नया ट्रेंड है जिसमें ड्रोन्स रेस में हिस्सा लेते हैं और ये रेस में इस तरह के ड्रोन इस्तेमाल होते हैं। इसका फ्रेम 250 मिलीमीटर लंबा है और इसके आगे एक कैमरा नस्ब है। तो रेस के लिए आप इस कैमरे से मुंसलिक ऐनक पहनते हैं, जिसके जरिए आप इस कैमरे से आगे देखते हुए ड्रोन को रुकावटों वाले रास्तों से गुजारते हुए रेस लगाते हैं। तो ये तो हुए मुख्तलिफ इक़साम के ड्रोन्स, लेकिन इनका इस्तेमाल किन शोबों में जारी है? इसका जवाब दिया केविन कैली ने, जो स्टैम्पीड नामी कंपनी के सदर हैं। रियल एस्टेट कंपनियां बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, बिलखसूस इन इमारतों की तस्वीरें खींचकर जिन्हें बेचना हो। एक और बड़ा इस्तेमाल उन लोगों के लिए है जो किसी भी हंगामी हालत से निपट रहे हों। फिर ज़राअत का शोबा है, जहां मुख्तलिफ खेतों की वीडियो लेकर फसल का जायजा ले सकते हैं और इस डेटा से आप फसल से मुतालिक दीगर फैसले कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी फसल आपके किसी भी अमल से कैसे मुतासर हो रही है। और इस वक्त जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं वो पुलिस के लिए हैं। ये ज्यादा वक्त फिजा में रह सकते हैं और इनकी उड़ान भी ज्यादा हमवार है। इनसे ली गई वीडियो इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मौसूल होती है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को आप किसी भी ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ कोई हंगामी सूरत हाल दरपेश हो। हमें तवक्को है कि अमेरिका
اور دیگر ملکوں کی پولیس آنے والے دنوں میں اس سسٹم سے فائدہ اٹھائے گی، جس سے جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں مدد ملے گی۔ ڈرون ٹیکنالوجی کے زراعت، میڈیا، لا انفورسمنٹ اور دیگر شعبوں میں بڑھتے استعمال سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب ایک انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکی ہے، اور بزنس انسائیڈر کی ایک رپورٹ کے مطابق اگلے 10 سال میں عالمی ڈرون مارکیٹ 10 سے 12 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ ایکسپرٹس کے مطابق ڈرون کا استعمال اب تک 300 سے زائد شعبوں میں جاری ہے، تو پھر شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ڈرونز کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں کے خدشات کم ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ امریکہ میں کمرشل اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے والے ڈرونز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ صرف کرسمس کے موقع پر ہی لاکھوں لوگوں نے ایک دوسرے کو ڈرونز تحفے میں دیے۔ اب جب لوگ ڈرونز خریدیں گے تو پھر انہیں اڑائیں گے بھی، اور اس سے پیدا ہوں گے سوال پبلک سیفٹی اور سیکیورٹی کے۔ اور دیپک ڈوبھال بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے امریکہ کے آسمان میں ڈرونز کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی طرح ان کے بارے میں لوگوں کے خدشات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مارسیل ہرشر اسکیئنگ کے ورلڈ چیمپئن ہیں۔ کچھ دن پہلے اٹلی میں ایک ریس کے دوران ایک ڈرون ان سے کچھ فٹ دور آ کر گرا۔ ہرشر قسمت والے تھے، بچ گئے، لیکن یہ حادثہ ایک مثال ہے ان اندیشوں کا جو کہ عام لوگوں کے ذہن میں ڈرونز کو لے کر ہیں۔ انسان کے ذریعے اڑائے جانے والے جہاز ہوا بازی کے معیار پر پورے اترتے ہیں اور انہیں اڑانا محفوظ ہوتا ہے، جبکہ انسان کے بغیر اڑائے جانے والے جہاز ہوا بازی کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ میرے خیال میں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک بلندی پر ٹھہر سکتا ہے اور دوسرے کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سر یا میری پراپرٹی پر گر پڑے اور نقصان کا سبب بنے۔ پچھلے دنوں ڈرون سے لوگوں کے زخمی ہونے کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں ایک ریس ہو رہی تھی اور کسی شخص نے بغیر پائلٹ کے ایک جہاز کی مدد سے ان کی ویڈیو بنانا چاہی۔ ڈرون کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس نے 2 کھلاڑیوں سے ٹکرا کر انہیں زخمی کر دیا۔ یہ ایک مختلف صورتحال تھی اور افسوسناک تھی۔ ایک ایسا ہی واقعہ برطانیہ میں پیش آیا جہاں کوئی شخص ڈرون اڑا رہا تھا اور وہ ایک 2 سالہ بچے کے قریب سے ٹکرا گیا، جس سے بچے کی آنکھ پر زخم آیا اور وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے بصارت سے محروم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو بڑا خطرہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے وہ یہ کہ کہیں ڈرونز ہوائی جہازوں سے نہ ٹکرا جائیں۔ آج کل بازار میں ملنے والے ڈرونز آسانی سے سینکڑوں فٹ اونچائی پر اڑ سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایسے پائلٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے لینڈ کرتے وقت ڈرونز اپنے آس پاس دیکھے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس ہیں۔ FAA کا کہنا ہے کہ ایسی بہت سی رپورٹس ہیں کہ وہ جہاز کے بہت قریب آ گئے تھے یا اس سے ٹکرانے والے تھے، کیونکہ اگر آپ بوئنگ 747 پر سوار ہوں اور یہ اطلاع آئے کہ ایک بغیر پائلٹ کا جہاز اس کے بہت قریب آ گیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ طیارے پر تقریباً 400 مسافر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول کا یہ ہیلی کاپٹر ایک ڈرون سے ٹکراتے بچا۔ 800 فٹ کی اونچائی پر 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہے اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو سامنے سے لال بتی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی اور اسے اچانک مڑنا پڑا۔ یہ حادثہ جان لیوا ہو سکتا تھا۔ ہمارے ہیلی کاپٹر کی ونڈ شیلڈ صرف پلیکسی گلاس کی بنی ہوتی ہے، وہ ونڈ شیلڈ کو توڑ کر پائلٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ بجھانے والے فائر فائٹرز کو ڈرون کی وجہ سے کام روکنا پڑا تھا۔ ڈرونز کے ساتھ جنگل میں لگنے والی آگ کی ویڈیو بنانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ڈرونز کی موجودگی کے باعث ہیلی کاپٹروں کے لیے اس فضائی حدود کو استعمال کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ ڈرونز نے در حقیقت حفاظتی امور سر انجام دینے والے افراد کو اس علاقے میں پہنچنے سے روک دیا جہاں ان کی شدید ضرورت تھی۔ لیکن جس بات کو لے کر امریکہ میں عام لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ یہ کہ کوئی انہیں بتائے بغیر ان پر نظر رکھ سکتا ہے۔
ड्रोन्स पर कैमरे लगाए जा सकते हैं जो दूर से तस्वीर उतार सकते हैं। अमेरिका में बहुत से लोग पायलट के बगैर उड़ने वाले जहाजों से मुतमईन नहीं, क्योंकि उनका ख्याल है कि जहाज लोगों पर नजर रखने के लिए भेजे जाते हैं और उनकी जासूसी करते हैं। और यहाँ अमेरिका में हम अपनी प्राइवेसी को वाकई बहुत अहमियत देते हैं। लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर इतना फिक्रमंद हैं कि अमेरिका के कई शहरों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लेट्सविल में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं, और दूसरे भी कई शहर इसी मिसाल पर चलने की कोशिश करते हुए ये कह रहे हैं कि अपनी फिजाई हदूद ड्रोन्स के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अलग अलग सूबों और शहरों के अलावा अमेरिका की फेडरल एविएशन एजेंसी यानी FAA ने भी ड्रोन उड़ाने वालों के लिए कवानीन बनाए हैं। तजारती लिहाज से आप उस वक्त तक ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके पास 333 नामी इस्तिस्ना मौजूद ना हो और जिसके लिए आपको FAA से इजाजत लेनी होती है। एक सारिफ के तौर पर तफरीही मकासद के लिए आप कोई लाइसेंस हासिल किए बगैर ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको हवाई अड्डे से 5 मील के दायरे में इसे उड़ाने की इजाजत नहीं है। आप इसे सिर्फ 400 फुट की बुलंदी तक उड़ा सकते हैं और उतनी दूर तक उड़ा सकते हैं जहां तक वो आपको नजर आता रहे। उम्मीद की जा रही है कि इन गर्मियों में FAA ड्रोन उड़ाने के लिए जामे कवानीन वज़ा करेगा। इस पर करीब 10 सालों से काम चल रहा है। बात यह है कि लोगों को ये जानना होगा कि कवानीन मुसलसल बदलते रहेंगे और उनमें बेहतरी आती रहेगी। क्या हमें किसी चीज को बदलने की जरूरत है? ये किस तरह काम करेगा? और FAA वो बतदरीज ज़ाब्ते नहीं बना सकता, और ये वो तरीका है जिसके तहत हमने कवानीन के इस पहले मजमुए को लागू किया है। लेकिन इस साल क्रिसमस पर बड़ी तादाद में ड्रोन बिकने की खबरों की वजह से FAA ने कुछ दिन पहले एक और नया कानून बना दिया कि हर वो ड्रोन जो 250 ग्राम से ऊपर है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के जरिए हमें उन लोगों के खिलाफ कवानीन इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी जो गैर महफूज तरीके से ड्रोन्स उड़ाते हैं। ये FFA को बगैर पायलट का जहाज उड़ाने वालों की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई में मदद देगा। हम हर किसी के लिए फिजा को महफूज बनाने की गर्ज से जरूरत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये वाज़ेह है कि अगर कानून तोड़ने वाले शख्स की शनाख्त नहीं होती तो फिर इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। अब रजिस्ट्रेशन के अमल से हम उन्हें शनाख्त कर सकेंगे। आने वाले वक्त में ड्रोन्स किस हद तक बढ़ेंगे ये तो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका के कुछ इदारों ने उस वक्त के बारे में सोचना शुरू कर दिया है जब आसमान में ड्रोन के ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ेगा। नासा का बगैर पायलट के जहाज की ट्रैफिक को कंट्रोल करने का निजाम मौजूद है, यानी NASA UTM। वो इस बारे में गौर कर रहे हैं कि किस तरह न्यूयॉर्क की फिजा में 200 ड्रोन्स परवाज करते हुए डाक के पैकेट्स की तरसील कर सकते हैं। गाइस, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपने एंजॉय किया। ड्रोन्स के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।